भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी आपका स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। ऐक्य बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बल तस्मान ऐक्यम प्रशंसन्ति दृढ़ राष्ट्र हितेशिण। मतलब एकता, सहकारिता किसी भी समाज की ताकत होती है और यह समाज इसके बिना कमजोर है। इसलिए जो लोग राष्ट्र की भलाई की कामना करते हैं वह एकता और सहकार की बहुत प्रशंसा करते हैं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का NCDFI नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका सहकार, यह मंत्र के साथ सहकार से समृद्धि तक की सफर हमने तय की है। जी हाँ, कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी और NCDFI इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते सरकार श्री के साथ खड़ा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर मंगल राय जी से निवेदन करते हैं, अध्यक्ष NCDFI, आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का स्वागत अभिवादन करेंगे। उसके बाद है, उसके स्वागत के बाद है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। माननीय अतिथि, आप सभी गण को नम्र निवेदन है, ज्ञान की ज्वलंत लौ जो प्रज्वलित हो, आग में उभरती आत्मविश्वास की रोशनी हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। और हम सब आइए इस चिन्मय ज्योति के साथ एक हो जाए ताकि सबके भीतर का अंधेरा मिट जाए और सबके जीवन हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी कार्य अंधकार को दूर कर प्रकाश यानी कि ज्योति को वंदन करके किया जाता है। आप सभी मंचस्थ अतिथिगण ने आज परम ज्योत को प्रज्वलित कर यह कार्यक्रम की शुभ शुरुआत की है। प्रज्वलन करे ऐसे दिया, प्रमादी तिमिर को भागते रहेंगे, निशा में निशाने को साधते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भी अतिथि गण का। खूब खूब धन्यवाद, आभार। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर मंगल राय जी, अध्यक्ष NCDFI, आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का स्वागत और अभिवादन करें। MD श्री श्रीनिवास सज्जा जी, आप भी उनको सहकार करेंगे। प्रबंध निर्देशक, तालियों से हम ये अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। सिक्किम की
खादा के साथ उनका स्वागत बुके और मोमेंटो के साथ माननीय मंत्रीगण, आपसे नम्र निवेदन है कि अब आप माननीय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार मोमेंटो के साथ आपका स्वागत किया जा रहा है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आज बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डॉक्टर मंगल राय जी से निवेदन है कि आप गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का स्वागत अभिवादन करें। डॉक्टर मंगल राय जी, चेयरमैन NCDFI। ये एक खास प्रकार का वस्त्र है, सिक्किम में ये पाया जाता है, इसको खदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोमेंटो और पुष्पगुच्छ आपसे निवेदन है डॉक्टर मंगल राय जी से कि आप श्री शंकर जी चौधरी जी का सम्मान करेंगे, माननीय अध्यक्ष गुजरात विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर मंगल राय जी से निवेदन है कि आप श्री दिलीप सांघानी जी, अध्यक्ष NCUI, आपका स्वागत और अभिवादन करें। ये खास सिक्किमी वस्त्र है जिसको खदा बोलते हैं। पुष्पगुच्छ और मोमेंटो के साथ श्री दिलीप जी सांघानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डॉक्टर मंगल राय जी से नम्र निवेदन है कि आप डॉक्टर मिनेश शाह जी, अध्यक्ष NDDB, आपका स्वागत अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत अभिवादन करते हैं उन सभी का जो ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और हमें साथ और सहकार दे रहे हैं। भारत भर में से उन सभी का हम दिल से स्वागत अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम को आगे लेते हुए हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर मंगलजीत राय जी को, चेयरमैन NCDFI। आप स्वागत प्रवचन के लिए पधारे। सभी को नमस्कार। जय रणछोड़ राय जी, जय श्री राम। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी की, झुको तो ऐसे झुको कि बुलंदी भी नाश करे। इन शब्दों को चरिता करता सबके चाहते भारत के माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का जीवन, जिनका फलसफा है कर्म हमारा परिचय, कर्म हमारा वजूद और कर्म ही अस्तित्व हमारा। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपकी अनुमति लेते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए उपस्थित हूँ। NCDFI परिवार की ओर से NCDFI के नए कार्यालय भवन की नींव रखने का समारोह तथा NCDFI ई-मार्केट अवार्ड 2022-23 के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी और तेजस्वी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ आज विशेष अतिथि के रूप में गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी,
एनसीआई तथा इफ्को के आदरणीय अध्यक्ष श्री दिलीप भाई संघानी जी तथा एनडीडीबी के आदरणीय चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह जी, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज एनसीडीएफआई के सभी संचालक सदस्यों, यहाँ मौजूद आमंत्रित प्रतिष्ठित मेहमानों, एनसीडीएफआई पुरस्कार के सम्मानित सभी दूध महासंघों और डेयरी संघों के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशकों, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारियों, किसान सदस्यों, सभी हितधारकों तथा उपस्थित महानुभावों, सभी मीडिया कर्मियों और देश भर से ऑनलाइन जुड़े हुए सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भगवान श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या में आधुनिक बुनियादी ढांचे, भारत के सांस्कृतिक लोकाचार महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा धाम का उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमल द्वारा किया गया है, जहां हमारा सौभाग्य की बात है सहकारिता का विभूतियों सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और कईयों विभूतियों का जन्मभूमि में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने एनसीडीएफआई के कार्यालय भवन शिलान्यास और एनसीडीएफआई ई मार्केट कार्यक्रम के आज का दिन चुना है, जो इस नए कार्यालय भवन का शिलान्यास गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, एनसीओ एवं इफ्को के माननीय अध्यक्ष तथा एनडीडीबी के अध्यक्ष का और आप सभी प्रतिष्ठित महानुभावों के गरिमामय उपस्थिति में आपके कर कमल द्वारा होने जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह नए कार्यालय हमारे अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सहकारी नैतिकता के प्रति हमारे समर्पण और डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता की हमारी निरंतरता आग्रह का प्रतीक होगा। हमने दूध एवं कृषि व्यापार में ई मार्केट को अपनाकर पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ावा देने के लिए एनसीडीएफआई ई पुरस्कार की स्थापना 2018 में की है, जिसके तीसरे संस्करण में पुरस्कार वितरण आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा किए जाएंगे। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। इस नवगठित मंत्रालय की जिम्मेदारी को माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी को सौंपा। आज का काम, आपका काम करने के तरीके से हमारे भारतीय सहकारिता क्षेत्र में नई जान डाली है। यह इतना लंबा अनुभव हमारे वो पूरे देश का सहकारिता से जुड़े हुए लोगों का फायदा हो रहा है और आपके इस कटिबद्धता से एक आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत का निर्माण हो रहा है। अभी से हम सब यह महसूस कर रहे हैं। हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, जिन्होंने देश सेवा की सहकारिता से सिर्फ सपना ही नहीं देखा, उसे सच कर भी दिखाया और इसमें संदेह नहीं कि सहकारिता अब भारत में बड़े स्तर पर रोजगार बढ़ाने, आमदनी में असमानता मिटाने, छोटे व्यापारी और किसानों को सुखी और समृद्धि बनाने का सशक्त और बेहतर माध्यम बनाया। आपके इस दूरदर्शिता नेतृत्व और अटूट प्रतिबद्धता सहकारिता क्षेत्र में इस पर्याप्त वृद्धि को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं। इसलिए हम डेयरी सहकारी क्षेत्र ग्राम विकास में आपके उत्कृष्ट योगदान और सामुदायिक सेवा के प्रति आपके समर्पण जुनून के लिए आपको सलाम करते हैं। हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों को समर्थन देने और पूरा करने के लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही इस अवसर पर एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह जी और एनडीडीबी परिवार को उनके हर तरह के सहयोग एवं समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एनसीडीएफआई की ओर से आप सबको आने वाला नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको खुशियां
अच्छा स्वास्थ्य का कामना करता हूँ। इतना कहते हुए मैं अपना स्वागत भाषण विश्राम करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब श्री मिनेश शाह जी, एनडीडीबी के अध्यक्ष द्वारा आपको हम ये प्रोग्राम की समीक्षा और सारांश के लिए आमंत्रित करते हैं। प्लीज श्री मिनेश शाह, एनडीडीबी अध्यक्ष। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री तथा प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, श्री भूपेंद्र पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, श्री शंकर भाई चौधरी जी गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष, श्री दिलीप संघानी जी अध्यक्ष एनसीयूआई, श्री मंगलजीत राय जी अध्यक्ष एनसीडीएफआई, एमडी एनसीडीएफआई, सारे ही बोर्ड मेंबर एनसीडीएफआई के, डेयरी सहकारी संस्थाओं गुजरात और पूरे राज्य से आए सभी यूनियन और फेडरेशन के चेयरमैन, एमडी, अन्य अधिकारी, सारे ही प्रतिष्ठित प्रतिभागी, ऑल इनवाइटेड गेस्ट और यहाँ आए सभी किसान भाइयों और बहनों। आज इस नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के नए परिसर के शिलान्यास समारोह और साथ साथ में ई मार्केट पुरस्कार समारोह 2022-23 में आपका स्वागत करना मेरे लिए भी बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर उपस्थित रहने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र पटेल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। एनसीडीएफआई 1970 से अपने गठन के बाद एनडीडीबी के ही परिसर में कार्य कर रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है जब एनसीडीएफआई अपने स्वयं के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एक आधारशिला माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा रख रही है। इस भवन के लिए मुझे खुशी है कि ज़मीन भी एनडीडीबी ने दी है और निर्माण कार्य भी एनडीडीबी द्वारा ही टर्नकी बेसिस में किया जा रहा है और मैं आप सबको आश्वासन दिलाता हूं अगले साल दिसंबर में इस नए भवन का निर्माण संपूर्ण हो जाएगा। एनसीडीएफआई एक इंस्टीट्यूशनल सेल्स, फार्मर अवेयरनेस का जनरेशन करना, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना पशुओं का और एक ई मार्केट के माध्यम से डेयरी सहकारिताओं और किसानों की सेवा में एक अग्रसर संस्था है और खासकर सहकारी डेयरी क्षेत्र द्वारा ई मार्केट संबंधित प्रक्रिया को एडॉप्ट करना और डेयरी क्षेत्र के प्रोग्रेसिव होने के जो संकेत है उसके अनुसार ई मार्केट अवार्ड्स डेयरी सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत भी करना और एक ई मार्केट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में जो वो कार्य कर रही हैं उसके लिए बहुत ही मान्यता प्रदान करती हैं। आज हम सब जानते हैं डेयरी का हमारा व्यवसाय 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधे सीधे रोजगार दे रहा है और सबसे ज़्यादा एक एग्रीकल्चर कमोडिटी के रूप में उभरा है। 2021-22 में दूध का मूल्य 9.95 लाख करोड़ मतलब क्लोज टू 10 लाख करोड़ रुपये था, जो शायद अनाज और दाल आप सबको भी इकट्ठा कर देंगे उससे संयुक्त मूल्य से भी अधिक है। और 2014-15 से लेके आज तक जहां वर्ल्ड एक लगभग 2% वर्ष से वृद्धि कर रहा है दूध के उत्पादन में, भारत इसमें 6% से ज़्यादा के दर से वृद्धि कर रहा है और 22-23 के दौरान 23 करोड़ से ज़्यादा टन का वार्षिक दूध उत्पादन हमारे देश ने हासिल किया है, जो करीब करीब वर्ल्ड मार्केट में 24% का योगदान देता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है 2022-23 के दौरान जो हमारी प्रतिदिन एक जो दूध की उपलब्धता होती है सरेराश वो 459 ग्राम प्रतिदिन हो गई हैं, जो वर्ल्ड एवरेज 310 के आसपास हैं। तो ये सिर्फ एक आंकड़े नहीं हैं, ये दर्शाता है कि पशुपालन और डेयरी व्यवसाय आज किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए,
रूरल प्रॉस्पेरिटी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब का एक बहुत ही उत्कृष्ट साधन बन चुका है। और इसका श्रेय मुख्यतः हमारे लाखों छोटे दुग्ध उत्पादक भाइयों और बहनों, जिसमें कुछ आज हमारे बीच शामिल है, उनको एक सूत्र में जो जोड़ने का काम सहकारी संस्थाओं ने किया है, उसी को जाता है। और सहकारिताओं ने डेयरी क्षेत्र में बहुत ही एक उत्कृष्ट कार्य किया है। आज की तारीख में दूध से जो टोटल आमदनी होती है, उसका 75 से 80% हिस्सा हम किसानों को पेमेंट के रूप में वापस दे रहे हैं। इसी कारण है शायद कि भारत दुग्ध उत्पादन में निरंतर एक अपना प्रथम स्थान पर कायम है पिछले 25 साल से। और छोटे और सीमांत किसान आधारित जो हमने एक दूध विकास के मॉडल को विकसित किया है, आनंद मॉडल बोलिए, अमूल मॉडल बोलिए, वो अभी आगे जाके एक डेयरी टू वर्ल्ड के अंतर्गत उसको प्रसारित करने के लिए बहुत ही अमीप संभावनाएं हैं। मैं इस अवसर पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमने कुछ जो प्रयास किए हैं पिछले कुछ सालों में आपके बीच साझा करूंगा। सबसे पहले हमने फोकस करना चालू किया है ऐसे राज्य में जहां पे डेयरी ठीक तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो एनडीडीबी डायरेक्ट असम में, झारखंड में, अभी हाल ही में हमने लद्दाख में भी डेयरी डेवलपमेंट काम चालू किया है। तो उस जगह में हम किसानों को एकत्रित करके सहकारी संस्थाएं बना के हम दूध से ज़्यादा आय किसानों को पहुंचा सके, उसके लिए प्रयत्नशील है। आगे जाके हम हमारा जो मॉडल है उसको देश के बाहर ले जाने के लिए हमने श्रीलंका के साथ एक हाल ही में एक स्टेक होल्डर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें हम एक जॉइंट वेंचर कंपनी श्रीलंका में बनाएंगे। एनडीडीबी और अमूल या जीसीएमएमएफ दोनों मिलके इसमें 51% का हिस्सा लेंगे जॉइंट वेंचर में। और श्रीलंका को भी जैसे हमने एक आत्मनिर्भरता या दूध में एक आत्मनिर्भरता जो की है, हम श्रीलंका को भी उसी दिशा में आगे ले जाएंगे। इसी तरह हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति यहाँ हमारे दौरे पर आए थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी बैठक में उन्होंने बताया कि एनडीडीबी और केन्या का जो डेयरी बोर्ड है, दोनों को साथ मिलके काम करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा हुई। जिसके उपरांत केन्या के माननीय राष्ट्रपति के साथ हमारी मीटिंग भी हुई और साथ साथ में केन्या की एक 9 मेंबर की टीम ने लास्ट वीक में ही एनडीडीबी, अमूल, हमारी 2 सब्सिडरी कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और आईडीएमसी का दौरा किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मॉडल लेके हम श्रीलंका में गए हैं, उसी मॉडल से केन्या के भी जो छोटे और जो पशुपालक हैं, उनको भी हम एक साथ जोड़ के सहकारिता माध्यम से हम आगे आने में मदद करेंगे। सो इन प्रयासों के साथ हम जो भारत सरकार का एक वसुधैव कुटुंबकम का जो उद्देश्य है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम डेयरी क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इन प्रयासों के साथ ही अब समय है कि किसान भाइयों और बहनों को सहकारिता के माध्यम से हम उनके जो आय के अन्य साधन हैं, उसको भी उपलब्ध कराएं। इसी संदर्भ में हमने सहकार से समृद्धि को साकार करने में, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और एक अच्छा आर्थिक विकास मॉडल बढ़ावा देने के लिए 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर हमने स्थापना की है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। मुझे खुशी है इन तीनों संस्थाओं में 2 में एनडीडीबी प्रमोटर है और 1 में अमूल प्रमोटर हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे गुजरात के सहकारिता को हम ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के द्वारा हम और देश में भी आगे ले जाएंगे। हाल ही में इन तीनों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के लिए मुझे खुशी है कि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी ने तीनों के लिए लोगो, वेबसाइट और ब्राउज़र सबका लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही में एनसीओएल के कुछ ऑर्गेनिक उत्पादकों को हमने दिल्ली मार्केट में मदर डेयरी के सफल जो आउटलेट्स हैं उससे और ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि फ्लिपकार्ट है, उसके साथ हमने भारत ऑर्गेनिक ब्रांड से लॉन्च कर दिया गया है। जनवरी 2024 के अंत तक हम और भी उत्पाद जो 6 प्रोडक्ट अभी लॉन्च किए हैं, हम इसको 20 प्रोडक्ट तक जनवरी एंड तक लॉन्च कर देंगे और देश के अन्य हिस्सों में भी वो मिलने लगे, वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। ज़मीनी स्तर पर जो ऑर्गेनिक टेस्टिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसको भी मजबूत करने के लिए करीब करीब 560 लेबोरेटरी, जिसमें 405 मोबाइल लेबोरेटरी होगी, उसको भी हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेदारी दी जा रही हैं। और अगले 10 वर्ष के लिए एक रोड मैप ऑर्गेनिक का बनाने के लिए हमने एक बिजनेस प्लान बनाने हेतु एक एजेंसी को हमने ऑर्डर दे दिया है। मार्च 2024 तक हमारा बिजनेस प्लान भी रेडी हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ साथ में उसके लिए ज़रूरी है कि हम इनपुट की भी व्यवस्था करें। तो इनपुट के लिए हम ऑर्गेनिक खाद, जो किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा, उसके लिए अभी हम खाद मूल्य श्रृंखला जो गोबर से हम प्रस्थापित कर रहे हैं, तो गोबर गैस, उसके बाद जो स्लरी आती है उससे जैविक खादों का उत्पादन करना। और हमने एक इसके लिए हमारी एक एनडीडीबी की एक सब्सिडरी एनडीडीबी वृदा लिमिटेड की स्थापना की है, जो सिर्फ गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और बायोगैस के उपयोग से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ का जो हमारा विज़न है उसको आगे बढ़ाएगी। माननीय मंत्री जी को ये जानकर खुशी होगी कि सुजुकी R&D इंडिया कॉरपोरेशन SRDI, जो भारत में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान की 100% सहायक कंपनी है, वो एनडीडीबी और बनास डेयरी के साथ हम तीनों ने एक MOU किया है, जिसके अंतर्गत SRDI बनासकांठा में 4 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में 230 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बनास डेयरी ये चारों प्लांट संचालित करेगी और एनडीडीबी ये चारों प्लांट को एस्टैब्लिश करेगी। इसी तरह भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड की ही बी लॉन्च के बाद प्रमाणित बीज के उत्पादन की प्रक्रिया के लिए सारे प्रयास चालू किए हैं। हम इसको मजबूत करने के लिए एनडीडीबी ने IIOR के साथ मिलके एक सूरजमुखी के स्वदेशी रूप से विकसित उच्च उपज वाला एक हमने बीज उनसे कमर्शियलाइजेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। इसके बाद हम अन्य जो हमारे खाद तिलहनों का बीज का उत्पादन है उसको भी हम चालू करेंगे। और एनडीडीबी को हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो खाद्य तेल को एक राष्ट्रीय मिशन के तहत काम करती है बढ़ावा देने के लिए, उसको एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिससे BBSL द्वारा हम प्रमाणित बीज को उत्पादन को बढ़ावा करने में मदद करेंगे। हम जो पैक्स की जो परिकल्पना है माननीय मंत्री जी की, हर एक जो ग्राम पंचायत वाले जो गांव है हमारे देश में, सब में एक मल्टीपर्पज़ पैक्स हो, उसके लिए एनडीडीबी, नाबार्ड और NFDB हम तीनों मिलके सारे ही ऐसे गांव जहां पे अभी पैक्स मौजूद नहीं है, हम तीनों मिलके वहां पे पैक्स, और जहां जहां पोटेंशियल है वहां डेयरी और मत्स्य सहकारी पैक्स का भी आयोजन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सहकारिता मंत्रालय, हमारा पशुपालन मंत्रालय से जो निरंतर हमें सहयोग मिल रहा है, हम बहुत ही अच्छी तरह अपने देश के किसान भाइयों और बहनों के लिए एक नई तकनीक और नए आय के स्रोत, जैसे कि गोबर प्रबंधन, जैविक खेती हो, या मधुमक्खी पालन हो, सौर ऊर्जा का प्रयोग हो, या फ्रूट एंड वेजिटेबल या ऑयल सीड्स का ये बिजनेस हो, हम सबको पहुंचाने में सफल रहेंगे। आप सभी को फिर से NCDFI को भी ये मौके पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। अगले नए साल 2024 की आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। फेडरेशंस सहभागी है, इनका आपने ख्याल दिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आनंद के पास एक बघासी गांव है, बस यही वह जगह है जहां से सहकार से समृद्धि का संकल्प की परिकल्पना आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, NCDFI को जहां से नया रूप, नए स्वप्न और आगे बढ़ने का स्थान, मतलब NCDFI का नया भवन। आज इस शुभ मुहूर्त में इस भवन की नींव रखने का शुभ कार्य करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे अतिथि महोदय श्री अमित भाई शाह जी, गृह एवं सहकार मंत्री, भारत सरकार। आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप यह कार्यक्रम जो है, जिनकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उनका रिमोट कंट्रोल से शुभारंभ करेंगे। रिमोट कंट्रोल से वर्चुअली आप NCDFI के कार्यालय भवन की आधारशिला आपके कर कमलों से रखेंगे। आज सभी मंचस्थ आप भी सहकार देंगे इस शुभ कार्य में।
बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारिता आंदोलन ने न केवल यह 4 मंजिला इमारत और सौर ऊर्जा संयंत्र से संचालित यह परिसर एनडीडीबी टर्न की आधार पर सुविधा का निर्माण कर रहा है। सहकारिता आंदोलन ने न केवल दुग्ध क्षेत्र परंतु भीतर भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि भारत की आगामी पीढ़ियों को पोषण युक्त बनाकर न्यूट्रिशन की समस्या को सुलझाने में भी बहुत बड़ी सहायता की है। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं श्री अमित भाई शाह जी को, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार। आप एनसीडीएफआई की कॉफी टेबल बुक का अनावरण आपके कर कमलों से करें। आपसे नम्र निवेदन है कि आप कॉफी टेबल बुक को प्रदर्शन करें और अनावरण करें। सहकारी संरचना मजबूत होकर अनेक राज्यों में कार्यरत है, जो इस बुक में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर फिल्म हम अब निदर्शन देखेंगे और फिर अगले चरण में एनसीडीएफआई के ई मार्केट अवार्ड की ओर जाएंगे। आप कॉफी टेबल बुक का निदर्शन आपके समक्ष देख रहे हैं। कॉफी टेबल बुक एनसीडीएफआई की बहुत बड़ी भूमिका है, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत सभी राज्यों के दुग्ध संघ कार्यरत है, चाहे वो जिला संघ कार्यरत हो या फिर अंत्योदय गांव की सहकारी दूध मंडली हो। कॉफी टेबल बुक का निदर्शन आपके सामने अभी हो रहा है। सहकारिता भारत की संस्कृति और मिट्टी से जुड़ी कल्पना है और विकसित भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्वप्न है विकसित भारत, वह संकल्प से जुड़ा हुआ सहकारिता भारत की संस्कृति। कॉफी टेबल बुक का निदर्शन आपके समक्ष हो रहा है और फिर अगले चरण में हम एनसीडीएफआई के ई मार्केट अवार्ड की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारिता भारत की संस्कृति है, अभी हमने बात करी, और विकसित भारत का संकल्प भी है, जिसे समर्पित और ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम से साकार बनाया है। आइए इस अवसर पर उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हैं। अब हम निवेदन करते हैं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह जी से, आप इस अवसर पर इन कार्यकर्ताओं को आपके कर कमलों से ई अवार्ड्स प्रस्तुत करें, अर्पित करें। जो कोऑपरेटिव सतत कार्यशील है और लक्ष्य सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रही है, उनको प्रोत्साहित करने के हेतु और अन्य कोऑपरेटिव इस जिससे प्रेरित हो और आगे बढ़े, इस हेतु से यह सम्मान दिया जाता है। सबसे पहले हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे कर्नाटका मिल्क फेडरेशन श्री LBP भीमा नाइक चेयरमैन एंड डॉक्टर बसावराजा डायरेक्टर AH। प्लीज I would like to request you to come on the stage। और माननीय मंत्री श्री, आपको नम्र निवेदन है तथा मंचस्थ तमाम बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दिल्ली से मदर डेयरी, आप सीक्वेंस में रहे, डॉक्टर मिनेश शाह, श्री मनीष गोयल, मिनेश शाह जी चेयरमैन and Mr. Goyal,
COO. Third one, Tamil Nadu Milk Federation, Thiru A.L. Sriram, DGM. आप तुरंत स्टेज के ऊपर आएंगे. उसके बाद गुजरात मिल्क फेडरेशन, श्री जयन मेहता एंड श्री शामल भाई पटेल. I would like to request you all, those names we are speaking, just stand over there in the queue and quickly come on the stage. Punjab Milk Federation, Shri Narendra Singh Shergill, Shri Kamal Kumar Garg, IAS, MD, and Shri Sanjeev Kumar Sharma. उनके बाद राजस्थान से राजस्थान मिल्क फेडरेशन. बहुत बहुत धन्यवाद. राजस्थान मिल्क फेडरेशन श्रीमती सुषमा अरोरा, IAS, MD. आफ्टर दैट उत्तर प्रदेश प्रादेशिक मिल्क फेडरेशन श्री आनंद कुमार सिंह, IAS. महाराष्ट्र मिल्क फेडरेशन श्री राजेश पारजाने. आसाम से वेस्ट आसाम मिल्क यूनियन. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. महाराष्ट्र मिल्क फेडरेशन श्री राजेश पारजे. आसाम मिनेश शाह और सत्यव्रता बोस, MD. उनके बाद आएंगे गुजरात से कैरा मिल्क यूनियन, विपुल भाई कांति भाई पटेल एंड श्री अमित व्यास, चेयरमैन विपुल भाई एंड अमित भाई, MD. આપને પણ સ્ટેજ ઉપર આમંત્રણ આપીએ છીએ. મહારાષ્ટ્ર सांगमानर मिल्क यूनियन श्री रंजीत सिंह विजय सिंह देशमुख. रंजीत सिंह जी. उनके बाद आएंगे हिमाचल प्रदेश से HP मिल्क फेडरेशन हिमाचल HP मिल्क फेडरेशन डॉक्टर विकास सूद, HAS, MD. उसके बाद उत्तराखंड और वापस गुजरात. उत्तराखंड मिल्क फेडरेशन श्री मुकेश सिंह बोरा. और उसके बाद गुजरात से माही मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी. और अब हम बुलाना चाहेंगे गुजरात NDDB डॉक्टर मिनेश शाह फॉर पैटर्निंग NCDFI एक्टिविटीज E-मार्केट. आप सभी से निवेदन है जिनका नाम अभी बुलाया जाएगा वो सब अलग से एक व्यवस्था की गई है आपके अवार्ड्स वितरित करने के लिए और आपका फोटोग्राफ सेशन भी वहां पे होगा जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, बिहार वो सभी आएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को. कार्यक्रम में आपका प्रवचन करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરને આંગણે કેન્દ્ર સરકારના સહકારિતા વિભાગ દ્વારા આયોજિત નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડના
મુખ્યાલયના શિલાન્યાસ તથા ઈ માર્કેટ એવોર્ડ 2023ના વિતરણ સમારોહ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સહકારથી સમૃદ્ધિના સૂત્રને ખરા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરનાર કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રીમાન અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, એનડીડીબીના અધ્યક્ષ શ્રી ડૉક્ટર મિનેશ શાહ, એનસીયુઆઈના ચેરમેન શ્રી દિલીપ સંઘાણીજી, એનસીડીએફઆઈના ચેરમેન ડૉક્ટર મંગલજીત રાય, નિર્દેશક શ્રી શ્રીનિવાસ સજ્જા, જીસીએમએફના ચેરમેન શ્રી શામળભાઈ પટેલ, દૂધ ઉત્પાદક સંઘના પદાધિકારીશ્રીઓ, સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રીમ હરોળના મહાનુભાવો, આમંત્રિત અતિથિગણ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના કોઓપરેટિવ સેક્ટરને સહકારથી સમૃદ્ધિની નવી દિશા આપી છે. દેશના પ્રથમ સહકારિતા મંત્રી અને આપણા લોકલાડીલા દિગ્દ્રષ્ટા ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ સહકારથી સમૃદ્ધિ સૂત્રને કાર્યમંત્ર બનાવી દેશના કોઓપરેટિવ સેક્ટરને પ્રગતિના નવા શિખરો સર કરાવી રહ્યા છે. શ્રી અમિતભાઈ શાહનું સબળ નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન મળતા કોઓપરેટિવ સેક્ટરને નવું જોમ, નવી ઉર્જા મળી છે. આદરણીય શ્રી અમિતભાઈએ સહકાર ક્ષેત્રમાં વર્ષોથી અગ્રેસર રહી ગુજરાતમાં આ સેક્ટરના વિકાસમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે. દેશમાં કાયદો વ્યવસ્થા અને લોકોની સુરક્ષા સલામતી હોય કે સહકારી ક્ષેત્રે સમૃદ્ધિના લક્ષ્યો પાર કરવાના હોય, અમિતભાઈએ દ્રઢ સંકલ્પ શક્તિ અને નક્કર કામગીરીથી જે કહ્યું તે કરી બતાવ્યું છે. કૃષિ અને પશુપાલન ભારતના અર્થતંત્રનો મજબૂત પાયો છે અને દૂધ ઉત્પાદન ડેરી સેક્ટર તેમાંનું એક છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતનું અર્થતંત્ર વિશ્વની 5મી મોટી ઇકોનોમી બન્યું છે અને હવે આપણું લક્ષ્ય વિશ્વની 3જી સૌથી મોટી ઇકોનોમી બનવાનું છે. વિકાસની આ યાત્રામાં પ્રાકૃતિક ખેતી, ગાય આધારિત કૃષિ અને પશુપાલનના વિકાસ પર આપણે બળ આપવાનું છે. નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશને ગાય રૂપી અમૃત કળશ અને પશુપાલન રૂપી અમૃત કાર્યથી પ્રવૃત્તિનું મહત્તમ સુપેરે સમજાવ્યું છે. આજે દેશભરની કૃષિ અને પશુપાલક મંડળીઓના હોદ્દેદાર પદાધિકારીઓ અહીં ગાંધીનગરમાં ઉપસ્થિત થયા છે. નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશનના નવા ભવનનું ભૂમિપૂજન આદરણીય શ્રી અમિતભાઈએ કર્યું છે. નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશન તેના સ્થાપન કાળથી ભારતના મિલ્ક કેપિટલ આણંદમાં કાર્યરત છે. પશુપાલકો અને ખેડૂતોને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં, તેમને નવી ટેકનોલોજી અને નવી પદ્ધતિઓની તાલીમ આપવામાં, સમગ્રતા કૃષિ અને પશુપાલન ક્ષેત્રના વિકાસમાં ફેડરેશન મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યું છે. આ નવું અદ્યતન ભવન તેમને વ્યાપક ફલક આપશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2015માં ડિજિટલ ભારત અભિયાન લોન્ચ કર્યું. હવેનો સમય ડિજિટલાઇઝેશન અને ઈ કોમર્સ એન્ડ ટ્રેડનો છે. ગુજરાત તો પશુપાલન અને દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે અગ્રેસર રાજ્ય છે. 25 લાખ જેટલા પશુપાલકો પાસેથી રોજનું આશરે 290 લાખ લીટર દૂધ એકત્ર થાય અને એ દરેકનું 150 કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ આ સભાસદોને ઈ ટ્રાન્સફર દ્વારા આપણે ડીબીટીથી ચૂકવીએ છીએ. ડેરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઇલેક્ટ્રોનિક માર્કેટના માધ્યમથી પ્રોડક્ટ્સની વેચાણ, આપ-લે અને ખરીદદારી વધે તે માટે 2015થી જ એનસીડીએફઆઈ કાર્ય કરતી આવી છે. ડેરી સેક્ટરને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લઈ જઈને ઇફેક્ટિવ પ્રાઇસ સાથે બલ્ક પરચેઝ અને રિસોર્સ યુટિલાઇઝેશન તમે વધુ સરળ બનાવી દીધા છે. ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો 2022-23ના વર્ષમાં 58.94 કરોડ રૂપિયાના ઈ ટ્રાન્ઝેક્શન બિઝનેસ 2 મુખ્ય કોઓપરેટિવ્સ દ્વારા થયા છે. સારી કામગીરી કરી રહેલ દૂધ સહકારી મંડળીઓને બિરદાવી પ્રોત્સાહન આપવું એ આપણું દાયિત્વ છે. આજે ભારતભરની 30થી વધુ સહકારી મંડળી, મિલ્ક યુનિયન, સહકારી સંસ્થાઓને દેશના પ્રથમ સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈના હસ્તે ઈ માર્કેટ એવોર્ડ અપાયા છે. ડેરી સેક્ટરની સહકારી સંસ્થાઓએ ઈ માર્કેટને અપનાવ્યું છે.
અને સફળ બનાવ્યું છે તેનો આ પુરાવો છે. માસ પ્રોડક્ટ્સને બદલે પ્રોડક્શન બાય માસ એ આપણી ડેરી ઉદ્યોગ અને દૂધ ઉત્પાદનની આગવી ઓળખ બન્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના અમૃતકાળમાં વિકસિત ભારત એટ 2047નો સંકલ્પ કર્યો છે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસની સહકારિતાની ભાવનાથી આપણે સૌ પશુપાલન, ખેતી, દૂધ ઉત્પાદન, વેચાણની અમૃત ક્રાંતિ લાવીને વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરીશું એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे इरादे समान हो, हमारी आकांक्षाएं भी समान हेतु के साथ हमें संगठित करे, सभी समान विचार, समान लक्ष्य को लेकर चले, सभी के मन एक रूप बने. सहकार वह सहकारिता भावना का यह वर्णन है जो सहकार मंत्रालय चरितार्थ कर रहा है. सबका साथ, सबका विकास, सबका सहकार. माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित भाई शाह जी, गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री, आप से नम्र निवेदन है आप सभी आप तालियों के जयघोष के साथ आमंत्रित करते हैं आज के अवसर पर प्रेरणादायी आपके वचनों के लिए. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री शंकर भाई चौधरी, अध्यक्ष गुजरात विधानसभा और बहुत लंबे समय से एक सफल और निष्ठावान सहकारी आंदोलन के नेता रहे हैं शंकर भाई, श्री दिलीप भाई सांगाणी, अध्यक्ष इफको और राष्ट्रीय सहकारी संघ, डॉक्टर मंगलजीत राय, अध्यक्ष NCDFI, डॉक्टर मिनेश शाह, अध्यक्ष NDDB, श्री श्रीनिवास सज्जा, प्रबंध निर्देशक NCDFI, आज के कार्यक्रम में उपस्थित NCDFI के सभी सदस्यगण અને ગુજરાતથી ઉપસ્થિત આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું કેન્દ્ર બિંદુ એવા બહેનો જે રોજ दूध ભરીને ડેરી એક્ટિવિટીને આગે વધારે, એક જોરદાર તાલિયાं બહેનों के लिए हो जाए. नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया आज इसके मुख्यालय का आनंद में शिलान्यास हुआ है और ई मार्केट के बढ़ोतरी के लिए विशेषकर डेयरी क्षेत्र में जिन जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया है उनको आज एक प्रकार से पुरस्कृत भी किया गया है. इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने के लिए आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए मैं NCDFI का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद. मित्रों, हमारे देश में डेयरी और इसमें विशेष कर कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर, इसने बहुआयामी लक्ष्यों को सिद्ध किया है. दूध का व्यापार एक प्रकार से अगर कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं करता है तो दूध का व्यापार दूध उत्पादक, एक बिचौलिया और दूध का उपयोग करने वाले 3 के लिए सीमित रहता है. मगर कोऑपरेटिव सेक्टर अगर कोऑपरेटिव तरीके से दूध का व्यापार करता है तो इसमें कई आयाम एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उद्देश्य मुनाफे का नहीं है. इसलिए मल्टी डायमेंशनल फायदा समाज को, कृषि को, गांव को, दूध उत्पादक को और अंततोगत्वा देश को होता है. और ये सफलता की गाथा भारत ने विगत 50 साल में बहुत सुपेरे इसकी अनुभूति की है. जब कोऑपरेटिव सेक्टर डेयरी का बिजनेस करता है तब
सबसे पहला फायदा होता है दूध उत्पादकों का, क्योंकि उनका शोषण नहीं होता है। अकेला एक दूध उत्पादक होता है तो उसके पास दूध के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है और मार्केट को वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। मगर कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं तो एक गांव का दूध संघ होता है, वो सभी गांव के दूध संघ का एक जिला का दूध संघ होता है और सभी जिला के दूध संघ का अमूल जैसा फेडरेशन जो अब देश के हर राज्य में लगभग बन चुका है, सफलता से चलता है। वो जब बनता है तब उसके कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, इसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था, मार्केट में जो डिमांड है ऐसे उत्पाद में दूध को कन्वर्ट करने की क्षमता और फिर मार्केट के हिसाब से मुनाफा लेकर वापिस कोऑपरेटिव बेसिस पर वो दूध उत्पादक बहन के पास पहुंचाने की व्यवस्था होती है। तो सबसे पहला काम दूध उत्पादक बहनों का शोषण समाप्त होता है। दूसरा काम होता है कि ये दूध उत्पादन के बिजनेस में जब कोऑपरेटिव सेक्टर आता है तो एक अकेला दूध उत्पादक अपने पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर सकता है, परंतु अगर जिला का दूध उत्पादक संघ बनता है तो वो पशु की नस्ल सुधार, स्वास्थ्य का सुधार, यहां तक कि उसके अच्छे आहार तक की सारी व्यवस्थाएं करता है और पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। इससे थोड़ा आगे चले जाएं तो तीसरा होता है कि अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में ये दूध की डेयरी का बिजनेस जाता है, दूध का बिजनेस जाता है, तो वो पोषण आंदोलन के अंदर अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मुनाफा नहीं है। मैं एक ऐसा नेता हूं जो देश के 630 जिलों में जाकर आया है। मैंने हर जगह पे, क्योंकि कोऑपरेटिव का कार्य करता हूं तो कोऑपरेटिव वालों को मिलता रहता हूं। मैं कम से कम 100 जिलों को जानता हूं, जिसमें बनासकांठा डेयरी भी यहां पे उपलब्ध है। बैठे हुए शंकर भाई जो पोषण से पीड़ित कुपोषित बच्चों को पोषण देकर, दूध देकर उनके पोषण की भी चिंता करता है। अहमदाबाद डेयरी जैसी डेयरी सभी सगर्भा माताओं को लड्डू देकर उनके पोषण की, बच्चे के पोषण की चिंता करता है और पूरे कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई के अंदर एक कोऑपरेटिव सेक्टर जुड़ गया है। इससे चौथा फायदा होता है डेयरी और डेयरी टेक्नोलॉजी। ये एक जमाने में भारत के लिए कल्पना हम कर ही नहीं सकते थे कि डेयरी टेक्नोलॉजी और इसकी सारी मशीनरी का उत्पाद भारत के अंदर हो। अभी मैं गांधीनगर में ही एक राष्ट्रीय अधिवेशन था, वहां गया था, वहां स्टॉल लगे थे। मैंने पूछा भाई इसमें आत्मनिर्भर भारत वाले कितने हैं? आप लोगों को आनंद होगा, 80% स्टोर जो लगे थे वो भारतीय डेयरी उत्पाद मशीनरी बनाने वाले थे। इसके साथ साथ हमने पूरे भारत के अंदर सिमेट्रिक दूध उत्पाद चालू हो, एक हर गांव इसके अंदर जुड़े, इसके लिए एनडीडीबी के तत्वाधान में एक आंदोलन शुरू किया। हर गांव में एक छोटी सी डेयरी बने, वो डेयरी के संयोजन करने वाली डेयरियां बने, जिला डेयरियां बने और फिर अंततोगत्वा संघ बने और एनडीडीबी वहां से बाहर निकले। कई क्षेत्र जो इस डेयरी के, कोऑपरेटिव डेयरी के साथ जुड़े नहीं थे, वहां पर भी एनडीडीबी के माध्यम से और अब गुजराती की सक्षम डेयरियां भी उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर अपना काम का विस्तार कर रही है और वहां कोऑपरेटिव तरीके से ही डेयरी को आगे बढ़ा रही है। तो इसके सिमेट्रिक उत्पादन के लिए भी ये कोऑपरेटिव है तभी संभव है। अभी अभी मुझे मिनेश भाई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने एनडीडीबी को काम दिया है। निमेश भाई, मुझे मालूम है, मैंने ही उनको प्रेरित किया था कि आप पहले एनडीडीबी को दीजिए, आपका डेयरी संघ बनाइए, फिर एनडीडीबी पगडंडा नहीं जमाएगी, मेरी जिम्मेदारी है, टाइम से निकल जाएगी तो अब आप निकल भी जाइएगा वहां से जब डेयरी संघ बन जाए। तो मित्रों, सिमेट्रिक तरीके से अगर दूध का उत्पादन करना है, देश के हर गांव में करना है, हर गरीब महिला को एक गाय, 2 भैंस, एक गाय, 2 गाय, 1 भैंस देकर
उसकी इनकम बढ़ानी है, हर घर को आत्मनिर्भर बनाना है, तो केवल और केवल वो कोऑपरेटिव डेयरी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आज मैं गुजरात में हूं, इसलिए वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे ब्रांड बने हैं, मदर डेयरी, विजय, सांची, विरका, विटा, सुधा, पराग, नंदिनी, कई ब्रांड ने आज हमारा भारत के दूध क्षेत्र का नाम समग्र विश्व के अंदर रोशन किया है। परंतु मैं गुजरात में हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं गुजरात का उदाहरण देना चाहता हूं। 1946 में यहां पर एक डेयरी ने शोषण शुरू किया, मुझे नाम याद है तो पॉल्सन डेयरी था शायद, एक पारसी सज्जन की डेयरी थी मुंबई में। उन्होंने शोषण शुरू किया और इसके खिलाफ सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को प्रेरित किया और 1946 में 15 गांवों में एक छोटी छोटी डेयरी की शुरुआत हुई थी और 21-22 में ये अमूल फेडरेशन जो पूरे गुजरात भर में विकसित हुआ, इसका टर्नओवर 72,000 करोड़ है। 72,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1946 में एक छोटी सी शुरुआत जो शोषण के खिलाफ थी और आत्मसम्मान के लिए थी, इसके लिए हुई, वह एक विराट आंदोलन में परिवर्तित हुआ और इसी में से हमारा श्वेत क्रांति का विचार आया। एनडीडीबी का उद्भव भी उसमें से हुआ, कुरियन साहब भी इसके पुरस्कृता बने और आज देश भर में विकसित होकर अनेक कोऑपरेटिव डेयरियां बनी है। अमूल लगभग रोज 40 मिलियन लीटर दूध का प्रोसेस करता है और 36 लाख बहनें जो मेरे सामने बैठी हैं, ऐसी बहनें अंदर अपना दूध जमा करती है और हर सप्ताह उनके पास उनके दूध की कीमत पहुंच जाती है। आज मैं गांधीनगर में ही एक कार्यक्रम में आया था, बनासकांठा की एक माताजी थी, उनको जब मैंने 1,20,00,000 रुपए का रेट के डिफरेंस का चेक दिया, 1,20,00,000 रुपए का रेट डिफरेंस का चेक, तब मालूम पड़ता है कितनी बड़ी ये शक्ति खड़ी है। आज विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत 24% हिस्से के साथ सबसे 1 नंबर पर पहुंचा है और भारत में पिछले 8 वर्षों में लगभग 51% वृद्धि दुग्ध उत्पादन में हुई है, जो विश्व में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाले हम हैं। मित्रों, ये इसीलिए संभव हुआ है कि ज्यादातर ये कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हुआ है। अब कोऑपरेटिव डेयरी चलानी है तो उसको नर्स करने वाली अनेक संस्थाएं, मदर संस्थाएं बनानी पड़े और एनसीडीएफआई ये काम करी। अनेक प्रकार में कोऑपरेटिव डेयरी को, कभी जिला संघ नया बनता है तो वो आत्मनिर्भर नहीं होता, पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी चाहिए, ढेर सारी चीजें चाहिए, पशुओं के आहार के लिए कुछ मार्गदर्शन चाहिए, सभी चीजों के लिए एनसीडीएफआई ये काम कर रही है। तो एक प्रकार से सभी डेयरी को गाइडेंस देने का काम एनसीडीएफआई कर रही है। आज मुझे आनंद है कि वाक्सी गांव में जहां से ये श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, वही आनंद जिले में लगभग 7,000 वर्ग मीटर का मुख्यालय इसका बनने जा रहा है, जिसका नजारा हमने अभी देखा है। 32 करोड़ रुपए के खर्च से बनेगा और वो सबसे बड़ी बात है, वो सौर ऊर्जा संयंत्र से संचालित होगा, तो अपने प्रकार में एक 100% ग्रीन बिल्डिंग होगा और एनसीडीएफआई के लिए ये बहुत बड़ा मकाम है। आज तक एनडीडीबी के किराएदार थे, अब वो खुद अपने मुख्यालय के मालिक बनेंगे और प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश में कई प्रकार की क्रांतियां की हैं, उसमें एक क्रांति डिजिटल क्रांति है और G20 में विश्व भर के कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए थे। सबके सब आश्चर्यचकित थे कि भारत जैसे देश में ऑनलाइन पेमेंट
और डिजिटल ट्रांजैक्शन इतना कैसे बढ़ सकता है, और ये हमने कर कर दिखाया है। एक छोटे से गांव में एक महिला जब उससे कुछ मांगा जाता है और मोबाइल यहाँ से निकालकर वो स्कैन कर कर पेमेंट करती है, तो मन बहुत खुश हो जाता है कि कहां तक डिजिटल क्रांति है। और समग्र विश्व में डिजिटल क्रांति के, डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में 2 साल से भारत का नंबर है। और मुझे मालूम है कि अगले 4-5 साल में हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था अब देश में हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, और कई सारे देशों ने, लगभग 80 देशों ने हमारी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को हमसे मांगा है, और भारत ने भी सहर्ष देने का एग्री किया है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। डेयरी उद्योग में ई मार्केट को बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पुरस्कार दिए गए हैं। मेरा सभी एनसीडीएफआई के सदस्यों को आग्रह है कि हमने 100% ई बिजनेस की ओर जाना चाहिए। अभी गुजरात में हमने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया है। शंकर भाई भी यहाँ बैठे हैं और जेठा भाई भी बैठे हैं। पंचमहाल जिला डेयरी और बनासकांठा जिला डेयरी और गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग के माध्यम से हर किसान को हम रुपे कार्ड दे रहे हैं। हर गांव की डेयरी को बैंक मित्र बनाकर एटीएम दे रहे हैं, और हर डेयरी का और हर किसान का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। अकेला बनासकांठा जिले के अंदर 800 करोड़ की डिपॉजिट बढ़ी है और 193 एटीएम कार्यरत हो गए हैं, और हर किसान के पास 96% किसान के पास रुपे डेबिट कार्ड आज पहुंच चुका है। अब इसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। उसका दूध का पेमेंट सीधा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनासकांठा के इसके अकाउंट में जमा होता है। इससे जुड़ा हुआ रुपे कार्ड उसके पास है। उसको कहीं से कुछ भी खरीदी करनी है तो कर भी सकते हैं, और कैश चाहिए तो अपने गांव की डेयरी के एटीएम से कैश उठा लेते हैं। अगर ये मॉडल हमने पूरे देश में स्वीकार किया, मैं सभी देश के अग्रणी डेयरी के कर्ता धर्ता यहाँ है, मैं सभी को आग्रह करता हूं कि कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटिव वो जब तक नहीं करते हैं, कोऑपरेटिव क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तहसील सहकारी संघ का अकाउंट भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होगा। सभी खेत उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी का, सभी किसानों का, व्यापारियों का और समिति का अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होगा। सभी डेयरी का, सभी किसानों का अकाउंट कोऑपरेटिव सेक्टर में होगा। अमूल लोन लेगा तो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ही लेगा। ये तय कर लेते हैं तो ये कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटर, ये बहुत बड़ा ताकत को बढ़ोतरी देने वाला हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बाकी सारे ये इनाम बिनाम मत बांटिए। अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन में इससे ज्यादा बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसान अगर रुपे कार्ड लेकर आगे बढ़ता है, हर किसान का पेमेंट इसकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में हो जाता है और फिर आपका भी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से होता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव की स्ट्रेंथ को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जनवरी महीने में मैं खुद पंचमहाल और बनासकांठा जाकर इसका उद्घाटन करने वाला हूं, और मैंने गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय भाई को विनंती करी है कि यही मॉडल को पूरे गुजरात की हर डेयरी को केंद्रस्थ बनाकर हर जिले में परकोलेट किया जाए। हर किसान का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, हर डेयरी का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, हर सहकारी संस्था का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, और सबको रुपए कार्ड दे दिया जाए तो किसान को परचेज करने के लिए छोटी सी छोटी खरीद, बच्चे का स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए भी रुपया जेब से नहीं निकालना पड़ेगा। अपने रुपए कार्ड से डेबिट कराकर वो अपने घर चला जाएगा। टैक्स चोरी किसान करना चाहता ही नहीं।
मगर किसान को मालूम नहीं है कि वो जब कैश देता है तब टैक्स की चोरी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि किसान को तो टैक्स लगता ही नहीं है, उसको चोरी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु वो जब कैश ट्रांजैक्शन करता है तब इसको बढ़ावा मिलता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी की जगह फॉर्मल इकोनॉमी और देश की अर्थतंत्र को बढ़ावा देने में कोऑपरेटिव का एक रोल हो और कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने में कोऑपरेटिव का ही रोल हो, इस प्रकार के एक नए अर्थतंत्र की कल्पना हमने करी है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आज जब यहाँ आया हूँ NCDFI में, तो सारे दुग्ध संघों के, राज्य दुग्ध संघों के अध्यक्षों को और उनके संचालकों को मेरा विनंती है कि आप इस मॉडल को स्टडी कीजिए। और यहाँ पर शंकर भाई भी बैठे हैं, अजय भाई भी बैठे हैं, जेठा भाई भी बैठे हैं, अच्छी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में बनाकर इस मॉडल को हर जिला दूध उत्पादक संघ को भेजना चाहिए और इसकी सफलता की गाथा, सक्सेस स्टोरी को भी भेजना चाहिए कि इससे कोऑपरेटिव सेक्टर की स्ट्रेंथ को कितनी बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, 1970 से कोऑपरेटिव एक्ट के तहत NCDFI रजिस्टर हुआ और आज लगभग देश के हर बड़ी कोऑपरेटिव इसके साथ जुड़ी हुई है। अनेक प्रकार के समाधान कोऑपरेटिव के इन्होंने ढूंढे हैं, मगर मैं NCDFI को आज एक काम देकर भी जानना चाहता हूं। हमारे देश में और दुनिया में एक प्रकार से जब हरित क्रांति के नाम से हमने रासायनिक खादों के उपयोग की शुरुआत की, उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि इससे उत्पादन तो बढ़ा मगर हमारी भूमि रस विहीन हो जाएगी, कस विहीन हो जाएगी। मानव के शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का मूल कारण एक केमिकल फर्टिलाइजर है और आज पानी के स्तर भी नीचे जा रहे हैं, भूमि भी खराब हो रही है और खाने वाला व्यक्ति बीमार भी हो रहा है। ये तीनों का एक सरल रास्ता है तीनों से बचने का, प्राकृतिक खेती। और अब प्राकृतिक खेती में ढेर सारे प्रयोग हुए हैं। एक गाय से, देसी गाय से 21 एकड़ भूमि खेती हो सकती है, ना उत्पादन कम होता है ना गुणवत्ता कम होती है। NCDFI ने इसका काम हाथ में लेना चाहिए, NDDB ने इसका काम हाथ में लेना चाहिए। अमूल ने इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया है, गोवर्धन का प्रयोग। अमूल ने इसकी भी सक्सेस स्टोरी सभी को भेजनी चाहिए। जो स्लरी निकलता है इससे प्राकृतिक खेती और अदरवाइज भी प्राकृतिक खेती अपनी गाय की अपने खेत में भी आप कर सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार और इसके माध्यम से किसान को समृद्ध करना है। कोई ऐसा न सोचे कि प्राकृतिक खेती करने से किसान की समृद्धि नहीं होगी। मोदी जी की प्रेरणा से हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुराज्यीय सहकारी संस्था बनाई है, जो संस्था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग का काम करेगी। इसके साथ सभी लोगों को जोड़ना है, शुरुआत हो चुकी है। बहुत समय पहले मैंने अमूल के उस वक्त के MD यहाँ पर बैठे हैं, उनको बताया था कि भाई आप शुरुआत करो। अमूल ने शुरुआत की और उसी मॉडल को एडेप्ट करते हुए आज वो ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव देश के अंदर भारत ब्रांड से अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। तो गोबर का उपयोग किसान की समृद्धि बढ़ाएगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होगी इसका अच्छा रेट एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक के माध्यम से मिलेगा और आपका खेत भी अच्छा होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा, दाम भी ज्यादा मिलेंगे और लोगों को के स्वास्थ्य को भी आप अच्छा रख पाएंगे। तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्पस से हमने इसको बनाया है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए भी एक कोऑपरेटिव बनाई है, क्योंकि दुनिया का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बाजार बहुत बड़ा भी है, महंगा भी है। अगर दुनिया महंगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना चाहती है तो भारत ने भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए। मगर भेजे कैसे? किसान नहीं भेज पाएगा। तो एक कोऑपरेटिव बनाई है
जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को और बाकी सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, परंतु उसका मूल उद्देश्य ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। इसके माध्यम से विश्व भर का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केट है, इसमें बड़ा शेयर भारत का हो, भारत के किसानों का हो, दाम अच्छे किसान को मिले, अमूल की पेटेंट पर ही वो दाम जो मुनाफा है वो किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाए, इस प्रकार की एक पेटेंट भी हमने बनाई है। ये दोनों कोऑपरेटिव और तीसरा बीज कोऑपरेटिव बना है जो भारतीय बीजों का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा। हाइब्रिड बीजों के उत्पादन में भी 2 एकड़ भूमि जिसके पास है वो किसान को इन्वॉल्व करेगा। आज बड़ी बड़ी जो बीज बनाने वाली कंपनियां हैं, बीजों की खेती करने वाली कंपनियां हैं, वो बड़े किसानों के पास ही जाती हैं। एक कोऑपरेटिव जिसके पास 2 एकड़ भी भूमि है, वो पैक्स के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे और किसानों को बीज की खेती के साथ भी जोड़ेंगे, जिससे किसान का मुनाफा बढ़ेगा। तो मेरा अनुरोध है एनसीडीएफआई को कि एनडीडीबी और एनसीडीएफआई इसके बारे में जो अच्छे प्रयोग, जो अच्छे मॉडल बने हैं, उसको एक नोडल एजेंसी के रूप में हर जिला संघ तक पहुंचाए। जो इसको एडॉप्ट करना चाहता है उसके गाइडेंस के लिए आपके यहाँ एक टीम बने और वो टीम से माध्यम से जो सफलता एक जिले में मिली है वो भारत के हर जिले तक हम एक्सपांड करें, विस्तृत करें। इस प्रकार की कार्य योजना एनसीडीएफआई ने बनानी चाहिए। मित्रों, आने वाले दिनों में ई नीलामी मंच, रिवर्स नीलामी, फॉरवर्ड नीलामी और मिलिंग नीलामी की सुविधा भी अब प्रदान होने वाली है। और अभी एनसीडीएफआई का ई मार्केट पोर्टल जो है, इसमें लगभग 1 लाख मैट्रिक टन से अधिक विभिन्न दालों की खरीदी की व्यवस्था भी हुई है। इसी प्रकार से हमने नाफेड को, अब मैं कल परसों ही ऐप लॉन्च करने वाला हूं, 4 तारीख को है ना, 4 तारीख को ही ऐप लॉन्च करूंगा, जिसमें भारत में कोई भी किसान को कितनी भी दलहन पैदा करनी है, सब एमएसपी से 1 रुपया अधिक दाम में नाफेड खरीद लेगी। आप दलहन बोना शुरू करो। दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में हम भारत को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, इसीलिए नाफेड को हमने इसके लिए काम दिया है और बहुत अच्छा ऐप बना है। जो किसान ये ऐप पर रजिस्टर कर दलहन की खेती करेगा, सारी की सारी दलहन एमएसपी प्लस 1 रुपीज से नाफेड मिनिमम ले लेगी। ज्यादा दाम होगा तो ज्यादा दाम से लेगी। इसके साथ साथ नरेंद्र भाई ने इथेनॉल के लिए एक वैश्विक अलायंस बनाया है। हमने इसके पहले ही, अलायंस बनने के पहले ही इसकी एक पॉलिसी बनाई है और मक्के से इथेनॉल बनाने के जितने भी कारखाने डाले हैं, आज जो मक्का है इससे 3 गुना हो तो भी कम पड़ने वाला है। इसलिए मक्के की खरीदी भी हम नाफेड के माध्यम से उसी दिन शुरू करने वाले हैं। जो कोई भी किसान मक्का बोएगा उसका 100% मक्का नाफेड परचेज कर ये इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को बेच देगी और आपको एमएसपी प्लस 1 रुपीज से रेट मिलेगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, खाद का कम उपयोग, दलहन में आत्मनिर्भरता, तिलहन में आत्मनिर्भरता, ये सारे उद्देश्यों को हमने लक्षित कर रणनीति बनाई है। और उसमें सबसे बड़ा मेरा आग्रह है कि ये जो गोवर्धन वाला विषय है, प्राकृतिक खेती का विषय है, उसको हर किसान देश का अपनाए। हमारे देश का स्वास्थ्य तो हम अच्छा ही रखें, इसके साथ साथ विश्व के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम काम करें। इसमें एनसीडीएफआई और एनडीडीबी साथ दे, एक प्रकार से इसको गति दे, ऐसा मेरा आप लोगों से विनंती है। एनसीडीएफआई ने देश भर में एनडीडीबी के साथ रहकर जितनी अच्छी देसी नस्ल है, जो अभी शुद्ध नस्ल है हमारी, इसके संरक्षण और संवर्धन दोनों की चिंता करनी चाहिए। मैं अभी भी बताता हूं, ये नस्ल को संभाल कर रखिए, आने वाले समय की हमारी ये पूंजी है।
देसी गाय, देसी भैंस, देश भर में जितनी नस्लें हैं वो सभी नस्लों को अच्छे से संभालना चाहिए। मैं तो चाहूंगा अमूल भी इसमें अपना योगदान दे। जो दुग्ध संघ अच्छा पैसा प्रॉफिट करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा नस्ल संवर्धन के लिए भी दे। इसके लिए भी मैं आग्रह करना चाहता हूं। और आने वाले दिनों में आंदोलन, डेयरी में जैसे दूध कलेक्शन होता है, ऐसे गांव की हर डेयरी में गोबर कलेक्शन के काउंटर खुले। गोबर का किसान को पैसा भी मिलेगा, गोबर से गैस भी उत्पन्न होगा और गोबर से प्राकृतिक खेती भी होगी। प्राकृतिक खेती होगी तो किसान को ज्यादा दाम भी मिलेगा, देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ये मल्टी डायमेंशनल चैनल को हम पूरा करें और मुझे लगता है कि डेयरी सेक्टर ही करता है। आपको कुछ नहीं करना है, हर गांव में दूध का कलेक्शन का सेंटर है, इसके साथ ही गोबर कलेक्शन का सेंटर बनाना है और गोबर को एकत्रित कर कर गांव को स्वच्छ करना है और इसके साथ साथ गैस बनाकर जिले को गैस के उपयोग में आत्मनिर्भर करना है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। ये मल्टी डायमेंशनल काम इसमें से हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो एनसीडीएफआई के करता धरता है इस पर ध्यान देंगे, एनडीडीबी सहयोग करेगी और कुछ अच्छे मॉडल देश के सामने आप लेकर आइए। हम इसको जरूर राष्ट्रीय स्तर से हर जिला, हर डेयरी एडॉप्ट कर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, आपसे बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए हृदय से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। અને સૌથી વધારે તાલીઓ પાછળ જે દૂધ એકત્રિત કરવાવાળી બહેનો છે એમના માટે વજાવજો। આ બધા બહેનો એક વાત સમજી લેજો, આ બધા ગમે એટલા ભાષણો કરે, શ્વેત ક્રાંતિનો સંપૂર્ણ યશ दूध દોવાવાળી મારી ગામની બેન કિસાન બેનને જાય છે। એટલી સ્પષ્ટતા નરેન્દ્રભાઈના મનમાં પણ છે, મારા મનમાં છે। फिर से एक बार ताली बजाइए बहनों के लिए और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी। आपके वचन, आपके सूचन एनसीडीएफआई हमेशा याद रखेगी और आपके साथ रहेगी। विकसित भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, सहकारिता की प्रक्रिया से हर घर को समृद्ध बनाना और हर परिवार की समृद्धि से देश को समृद्ध बनाना। और अब हम बुलाना चाहेंगे श्री श्रीनिवास सज्जा जी, प्रबंध निदेशक एनसीडीएफआई। आप आभार भाषण संपन्न करें। नमस्ते। सर्वप्रथम मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को दिल की गहराई के साथ एनसीडीएफआई परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके ताही हमारे आज के कार्यक्रम का विशेष अतिथि गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर चौधरी जी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह जी और एनसीओए का अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी जी, आप सभी का हार्दिक आभार। साथ ही आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे सभी मेंबर्स को, अतिथि एंड दुग्ध महासंघ और जिला संघों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रबंध निर्देशक, किसान भाई बहन और अन्य सभी हितधारकों को धन्यवाद। डॉक्टर मिनेश शाह जी और श्री जयंत मेहता जी को उनके निरंतर मिल रहे समर्थन और मार्गदर्शन के लिए, जिसके इस कार्यक्रम की योजना और सफलपूर्ण अमल करने में मदद मिली, उसके लिए विशेष आभार। इसके साथ ही हम एनएफएसयू के वीसी डॉक्टर जेएम व्यास जी और डॉक्टर जुनारे जी को भी शुक्रगुजार है, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए सुविधा प्रदान की। इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए प्रेस और मीडिया को सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद। अंत में मैं एनसीडीएफआई का बोर्ड के सदस्य, हमारे सहकारी डेयरी संघों के सदस्य और एनसीडीएफआई का कर्मचारियों को, इन सबका हार्दिक आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम लोग आ रहे हैं। आप सब आपकी जगह से उत्तिष्ठ हो जाएंगे। થોડી ही ક્ષણો में રાષ્ટ્રગાન यहाँ पे होगा। પાછળ જે બહેનો છે તેમને નમ્ર નિવેદન છે, અત્યારે કોઈ પોતાની જગ્યા ઉપરથી હલશે નહીં। બહેનો ઉભા રહેજો, 1 મિનિટ પોતાના સ્થાન ઉપર ઉભા રહે પછી જ।
આપ આપની જગ્યા ઉપર જ ઊભા રહેજો. રાષ્ટ્રગાન શરૂ થઈ રહ્યું છે અને ત્યારબાદ એક ખાસ સૂચના છે. રાષ્ટ્રગાન. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एनसीडीएफआई मुख्यालय का शिलान्यास एवं ई मार्केट अवार्ड के लिए, जिनका ई मार्केट अवार्ड हमें देना बाकी है. आपके लिए अलग से व्यवस्था की गई है. माननीय मंत्री श्री द्वारा आपको ये अवार्ड